हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीजनिंग को एक्सप्लेन करने में बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। और ये हाइब्रिडाइजेशन सीरीज का 4th एपिसोड है जिसमें मैं कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स तो डिस्कस करूंगा ही। मैं राजीव शर्मा फ्रॉम माई ई ट्यूटर्स इस एपिसोड में आपके साथ DSP3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहा हूं। यदि आप केमिस्ट्री के फंडामेंटल से एसोसिएटेड कुछ मटेरियल सर्च कर रहे हैं तो यू विल एंजॉय दिस एपिसोड। सर, मैं भी आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली यू कैन जॉइन मी। वेलकम बैक। तो आओ अपनी इंट्रोडक्शन दो। फ्रेंड्स, मैं रॉनी हूँ, आपका नया दोस्त। मैं भी आपके साथ केमिस्ट्री पढ़ूंगा और आपके बिहाफ पे मैं सर से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत पूछूंगा। बढ़िया। तो चलो देखते हैं आगे कि किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। और हम देख रहे हैं आज DSP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो DSP3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हो जाएगा वो बेसिकली जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे वो देख लेते हैं। तो हम जैसे DSP3 हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक s ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा कि NS, NPX, NPY, NPZ और NDZ² ऑर्बिटल। यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज होगा वो d से DZ² ऑर्बिटल होगा। तो इसके साथ जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो हम उसको बोल देंगे sp3d या DSP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। सर, जैसे आपने पहले लिखा था sp3d और dsp3, इन दोनों हाइब्रिडाइजेशंस में क्या डिफरेंस है? रॉनी बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि ये दो हाइब्रिडाइजेशन जो हम लिखते हैं कि DSP3 या sp3d हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम ये हाइब्रिडाइजेशन की बात करें DSP3 तो यहाँ पे हमेशा जो d ऑर्बिटल यूज होगा वो n-1 होगा। मतलब जो वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जब उससे इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, मींस उससे 1 लेस ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तब हम उसको कह रहे हैं कि इट इज DSP3 हाइब्रिडाइजेशन। पर यदि NDZ² ऑर्बिटल यूज हो रहा है, जब DZ² ऑर्बिटल जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और बाकी जो S और P का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो दोनों सेम है, तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी उसको हम कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम दोनों हाइब्रिडाइजेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल देखते हैं PCl5, किस तरह से उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो अब यदि हम PCl5 में देखें तो PCl5 में जो हो जाएगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s2 3p3 और इसके साथ जो है वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा वो 3 है, इसलिए यहाँ पे d ऑर्बिटल अलाउड है। तो हम d ऑर्बिटल मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे d ऑर्बिटल में एक्साइटेशन हो रही है ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और उसके लिए हमें s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में शिफ्ट करना पड़ा। और अब जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये पांचों ऑर्बिटल्स मिक्स कर जाएंगे और इस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन जाएगी और इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये 3 है ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स हो जाएंगे और ये जो 2 हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो इक्विटोरियल बॉन्ड्स का जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 120 डिग्रीज और जो एक्सियल बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये PCl5 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो SF4 है। तो अब हम SF4 में देखें, SF4 में सेम हो जाएगा कि सल्फर के जो वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, इसलिए d ऑर्बिटल अलाउड है। अब हम d ऑर्बिटल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं और यहाँ पे जो p में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको d में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि 4 फ्लोरीन एटम्स ने ज्वाइन करना है। अब 4 फ्लोरीन एटम्स के लिए हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ हमने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिए। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें एक जो हो जाएगा ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये 4 जो हो जाएंगे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस तरीके से SF4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा है,
तो ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये बेंड हो जाएंगे, और ये क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएंगे, और इसके कारण जो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज सीसॉ स्ट्रक्चर। तो इसे हम सीसॉ स्ट्रक्चर सर, कहते हैं, और मुझे ये एक क्वेश्चन पूछना है। डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सर, SF4 मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों होता है, एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं होता? वेरी गुड क्वेश्चन रॉनी। अब यहाँ पर जैसे रॉनी ने पूछा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं हो सकता। अब यदि हम इसको देखें, इसकी प्रॉब्लम क्या आएगी कि यदि हम इसको एक्सियल पोजीशन पे बना देते हैं, तो जब एक्सियल पोजीशन पे इस तरीके से नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो तीनों बॉन्डेड पेयर को रिपेल करेगा, और तीनों बॉन्डेड पेयर को रिपेल करने से क्या होगा कि जो चारों बॉन्ड्स हैं, चारों बॉन्डेड पेयर हैं, उस पर स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इसका क्या हो जाएगा, ये बॉन्डेड पेयर का जो 90 का एंगल है वो कम हो जाएगा, और तीनों तरफ से 90 का एंगल कम हो जाएगा, तो इट वुड बी सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा कि स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड पे। तो इसीलिए कभी भी ये जो बॉन्डेड पेयर है ये एक्सियल पोजीशन पे नहीं आ सकता। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, ClF3। अब ClF3 में देखें तो ClF3 में सेम वैसे ही हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वैलेंस शेल की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, तो d ऑर्बिटल अलाउड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन को d में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, और हमारे पास 3 बॉन्डेड पेयर हो जाएंगे, तो 3 बॉन्डेड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये जो शेप हो जाएगी ये टी शेप स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस तरीके से टी शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा जो, और जो 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आ जाएंगे, और इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 हो जाएगा, और जो फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और जिसके कारण बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। सर, ClF3 मॉलिक्यूल में जो दोनों लोन पेयर हैं वो एक्सियल पोजीशंस पे क्यों नहीं होते, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे क्यों होते? गुड क्वेश्चन रॉनी। अब जिस तरीके से रॉनी ने पूछा है कि हमारे को इस तरह से क्यों होता है कि इसको हम एक्सियल पोजीशंस पे नहीं रख सकते, यदि हम इसकी एक्सियल पोजीशंस के साथ इसके स्ट्रक्चर बनाएं तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और हर एक फ्लोरीन पे बेसिकली 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब क्या होगा, जब ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ जाएगी, कि फ्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और इस बॉन्ड पे जो क्लोरीन और फ्लोरीन बॉन्ड है उस पे वो छोटा बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है पर फ्लोरीन का साइज छोटा है। अब फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। अब छोटी बॉन्ड लेंथ पे क्या होगा, ये यहाँ से स्ट्रेन ज़्यादा आ जाएगा या रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। और मैंने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हुए बताया था कि हम पूरी केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी इसके लिए ये क्या होगा कि एक्सियल पोजीशंस पे नहीं आ सकता। यदि इस चैनल पे ये आपकी फर्स्ट विजिट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखें आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है, और बेल आइकन प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करना है। और यदि आप कोई केमिस्ट्री की बुक्स ढूंढ रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स की है चाहे वो सब्जेक्टिव की है, देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने उसमें कुछ लिंक्स शेयर किए हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वो बुक्स रिकमेंड करता हूँ, और मैंने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में जब वो स्टूडेंट्स को रिकमेंड की तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। यू एंजॉयड दिस एपिसोड इजंट इट? तो मेरे इस एपिसोड को लाइक करें, और यदि आपके नोन सर्कल में या आप कोई ऐसे बच्चे को जानते हो जो केमिस्ट्री ट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकता या केमिस्ट्री में फंबल कर रहा है, उसके साथ मेरे ये एपिसोड शेयर करें या चैनल को शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप मुझे इन सोशल प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।